गरीब ससुराल में बना अमीर का खाना। राकेश आज बड़ा ही खुश था। आज सालों की प्रार्थनाओं के बाद राकेश को औलाद जो हुई थी। मैं आज बहुत खुश हूँ। भगवान ने आखिर हमारी प्रार्थना को सुन लिया और हमें औलाद दे दी। सुनिए जी, बहुत दिन हो गए हैं मुझे हॉस्पिटल में। चलिए अब हम घर चलते हैं, और हमें मुन्ने का नाम भी तो रखना है ना, और उसके लिए पूजा भी तो करनी है। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, फिर हम चलते हैं। राकेश अपनी गाड़ी निकालता है और सुनीता, राकेश और उनका बेटा तीनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। घर पर मुकेश भाई साहब ने तो हमारी आने की तैयारी करी होगी ना? हाँ भाग्यवान। सुनीता, राकेश दोनों ही बड़े खुश थे घर पहुंचने के लिए। दोनों के मन में कई आशाएं थीं अपने स्वागत को लेकर। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उन्हें गेट के पास कोई भी दिखाई नहीं देता है। सब लोग कहाँ हैं? मैंने तो सोचा था कि सब लोग हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। लगता है सब अंदर होंगे। राकेश और सुनीता दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर भी कोई दिखाई नहीं देता है, जिसे देखकर राकेश अपने बड़े भाई को आवाज देता है, मुकेश भैया, मुकेश भैया। अरे ये कौन चिल्ला रहा है? अरे राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया ये कैसी बात कर रहे हैं? ये घर तो मेरा है ना, तो मैं तो अपने ही घर में आऊंगा ना। क्या ये घर तुम्हारा है? मेरे प्यारे भाई, किस गलतफहमी में जी रहे हो? ये घर तुम्हारा नहीं है, अब से ये मेरा घर है। और सिर्फ ये घर ही नहीं, सारी की सारी प्रॉपर्टी भी मेरी है। ये आप क्या कह रहे हो भैया? जो तुमने सुना, और अब निकल जाओ मेरे घर से। मुकेश गलत तरीकों से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है, और मुकेश, राकेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनके अभी पैदा हुए बच्चे को घर से निकाल देता है। राकेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और ना ही उसकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, जिस वजह से वो मुकेश की इस साजिश का कुछ नहीं कर पाते हैं। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से राकेश कुछ अच्छा काम नहीं कर पाता है। सुनिए जी, मुन्ने को पैदा हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक हमने इसका कोई नाम नहीं रखा है। हम मुन्ने का नाम प्रदीप रखेंगे। ये अपने नाम की तरह ही हमारे जीवन में रोशनी लाएगा। गरीबी होने के कारण राकेश का परिवार एक छोटे से घर में रहता है। पैसे ना होने के कारण वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा भी नहीं पाते हैं, और ना ही उसे अच्छा खाना दे पाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। कल रात भी आपने मुझे पानी पिलाकर सुला दिया था। मुझे कुछ खाने को दे दो। ये ले बेटा, प्याज और रोटी, सिर्फ घर में यही है खाने को। माँ, हमेशा मुझे आप यही खाने को क्यों देती हो? मेरा दोस्त है ना राहुल, उसके घर में रोज नए नए पकवान बनते हैं। मेरा अभी मन करता है नए नए पकवान खाने का। अपने बेटे को अच्छा खाना भी ना देने के कारण सुनीता और राकेश को बहुत रोना आता है, लेकिन सुनीता अपने 6 साल के बेटे को समझाकर रोटी खिला देती है। ऐसे ही पूरे 19 साल बीत जाते हैं। प्रदीप अब 25 साल का हो चुका था। सुनीता और राकेश भी अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज इतने साल होने के बावजूद भी इनमें से किसी ने अच्छा खाना नहीं खाया था। माँ, कब तक हम सिर्फ ये सूखी रोटी और प्याज ही खाते रहेंगे? बेटा, हमारी किस्मत में बस यही सूखी रोटी और प्याज लिखी है। लेकिन माँ, मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं काम करूंगा। लेकिन बेटा, इस गरीबी के कारण हम तुझे नहीं पढ़ा पाए। पढ़ा लिखा न होने की वजह से तुझे कोई काम नहीं देगा। कुछ तो काम होगा जो मिलेगा मुझे। इतना कहकर प्रदीप काम ढूंढने के लिए निकल जाता है, और बड़ी कंपनी में प्यून की नौकरी मिल जाती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। प्रदीप बड़ी ही खुशी से अपना काम करता है कि एक दिन कंपनी में। अरे क्या हुआ? सब भाग क्यों रहे हैं इधर से उधर? अरे वो बॉस की बेटी लिफ्ट में फंस गई है और लिफ्ट में आग लग गई है। ये सुनकर प्रदीप भी लिफ्ट के पास जाता है, जहां वो देखता है कि लिफ्ट में चारों तरफ आग लगी है। आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, जिस वजह से कोई भी लिफ्ट के पास नहीं जा रहा होता है कि तभी प्रदीप हाथ पर कपड़ा बांधकर लिफ्ट के पास जाता है और अपने बॉस की बेटी को अपनी जान पर खेल कर बचाता है। बॉस की बेटी बेहोश होती है कि तभी वहां उन सभी का बॉस भी आ जाता है। बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? बेटा कोई पानी लाओ।
संजय अपनी बेटी पर पानी डालता है। पापा, पापा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी जान किसने बचाई? बेटा, तुम्हारी जान इसने बचाई है। प्रदीप की बहादुरी देखकर पायल उसे पसंद करने लगती है और अब प्रदीप भी पायल को पसंद करने लगता है। और ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। दोनों अपने प्यार की बात अपने घर में बताते हैं और घर वाले भी इनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पायल पहली बार अपने ससुराल में आती है। पायल बेटा, हम तुम्हारी तरह इतने अमीर नहीं हैं। हम तुम्हारी सारी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पाएंगे और ना ही तुम्हें अच्छा खाना दे पाएंगे। पायल अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देखती है जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो अपनी पहली रसोई में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, जिससे पायल के ससुराल वाले देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इतने सालों में पहली बार इतना अच्छा खाना खाकर सभी बहुत खुश होते हैं और उन तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, तुम हमारे लिए अन्नपूर्णा देवी हो। तुम्हारी वजह से आज मेरे परिवार ने इतने सालों में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। पायल को उसके ससुर से पता चलता है कि कैसे उसके ससुर के बड़े भाई ने गलत तरीके से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, जिस वजह से उनकी आज ये हालत है। पायल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन अपने लॉयर को कॉल करती है, जिसके बाद वो सभी राकेश के भाई के पास जाते हैं। तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्यों भैया, इतने सालों में क्या आपने भाई को भूल गए? ओह मेरे भाई, तुम कैसे हो और आज यहाँ कैसे आना हुआ? आज मैं आपको अपने घर से निकाल कर ही रहूंगा। बहुत राज कर लिया आपने मेरे घर पर। इस घर पर हक सिर्फ मेरे बेटे का है और किसी का नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से कैसे निकालोगे। तभी पायल पुलिस को बुला लेती है और लॉयर भी सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स को चेक करता है, जिससे पता चल जाता है कि मुकेश ने धोखेबाजी की है। जिसके बाद पुलिस धोखेदारी में मुकेश को अंदर कर देती है और सब पहले की तरह हो जाता है। राकेश को उसका घर और बाकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। पायल, तुम हमारे लिए लक्ष्मी से कम नहीं हो। तुम्हारे आते ही सब कुछ ठीक हो गया। सच बेटा, अगर तुम न होती तो हमें कभी भी अपना घर वापस नहीं मिल पाता। मम्मी पापा, ये तो मेरा फर्ज था। अब हम सब खुशी खुशी इस घर में रहेंगे। कमला की 2 बेटियां थीं। तारा उसकी सगी बेटी थी और वो एकदम गोरी चिट्टी थी। तो वहीं दूसरी तरफ यमुना उसकी सौतेली बेटी थी, जिसका रंग रूप तारा से बिल्कुल अलग था। एक दिन यमुना अपने घर में बने माँ दुर्गा के मंदिर में बैठी हुई पूजा कर रही थी। हे माँ दुर्गा, आपसे मैंने सच्ची पुकार लगाई है। आप मेरा यकीन हो और आप ही मेरा सहारा भी हो। ये दुनिया तो हर चीज में ही कीड़े निकालती है और लोगों में भेदभाव करती है, लेकिन आप कभी भी किसी को उसका रंग रूप देखकर नहीं देती हो। यमुना दुर्गा माँ के आगे दिल खोलकर अपने दिल का हाल बयां कर रही थी कि तभी उसकी सौतेली बहन तारा वहां आई। अरे अरे, ये मेरी काली स्याही जैसी गंजी बहना माँ दुर्गा से क्या शिकायतें कर रही है? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस माँ को अपने दिल का हाल बता रही हूँ। जो भी हो, तुम्हारे जैसी बदसूरत की तो शायद भगवान भी ना सुने। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि भगवान का तुम्हें बनाने का मन भी था, तभी तो तुम इतनी बदसूरत हो। तारा ने यमुना का बहुत मजाक उड़ाया। तारा नैन नक्श की खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की थी, लेकिन यमुना का न रंग ही गोरा था और उसके सिर के बाल भी बहुत कम थे। बेचारी यमुना तारा की बात को सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाई और उदास होकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अरे ओ काली माई, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, आप बोलिए। यहाँ आकर इन बर्तनों को साफ कर, समझी? सारे बर्तन तेरी शक्ल की तरह ही बदसूरत लग रहे हैं। अब जल्दी से उन्हें तारा की शक्ल की तरह चमका दे। बेचारी यमुना अपनी माँ और बहन का अत्याचार सालों से झेल रही थी। बर्तनों को साफ करने के बाद वो बाहर चली गई। वो चलती चलती एक नदी के पास जाकर रुकी और उसके पानी में अपना अक्स देखने लगी। सही तो कहती है माँ और तारा, मैं किसी अभिशाप से कम थोड़ा ही हूँ। तभी तो बचपन से कभी भी मेरी कोई प्रार्थना भी पूरी नहीं हुई। इस दुनिया में सिर्फ सुंदर लोगों के लिए जगह है। मेरे जैसे काले लोगों को तो डूब मर जाना चाहिए। यमुना ने ऐसा बोलकर अपने कदम जैसे ही नदी की तरफ बढ़ाए, तभी यमुना को एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। ये किसकी आवाज थी? यमुना आवाज का पीछा करती हुई जंगल में बने हुए मंदिर तक चली गई, जहां उसने एक बूढ़ी औरत को करहाते हुए देखा। अरे अरे अम्मा जी, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो? अरे बेटा,
मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन अचानक ही ये कांटा मेरे पाँव में घुस गया। और देखो तो जरा, अब मैं घंटों से इसे निकालने की कोशिश कर रही हूँ। लाइए, मुझे दिखाइए। यमुना ने उस बूढ़ी औरत का पांव पकड़कर यूं ही उस कांटे को निकाल दिया। लीजिए, हो गया। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? दर्द की वजह से चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला सूख गया है। जी। यमुना पानी लेने चली गई। वापस आकर उसने उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाया और पानी पीते ही वो औरत एक सुंदर सी देवी में बदल गई। ये कैसा चमत्कार है? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसने धीमी आवाज में एक मंत्र का जाप किया और जैसे ही उसने यमुना पर फूंक मारी, अचानक उसके बाल बहुत सुंदर और लंबे हो गए और उसका रंग एकदम दूध की तरह सफेद हो चुका था। ये कैसे हुआ? मेरा तो पूरा सरापा ही बदल गया। तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारा रूप ही थी, जो आज खत्म हो गई है यमुना। ये बाल देख रही हो, ये कोई साधारण बाल नहीं है, बल्कि ये तो जादुई बाल है। तुम इनसे जो भी मांगोगी वही तुम्हें मिल जाएगा। अब मैं चलती हूँ। वो अप्सरा वहीं हवा में ही गायब हो गई और यमुना अपने नए रूप के साथ अपने घर पहुंची। अरे कल्लो, तू अचानक ही इतनी कैसे बदल गई? ये बहुत ही लंबी कहानी है माँ जी, आपको बाद में सुनाऊंगी। यमुना अपने कमरे में चली गई। उसे देखकर उसकी सौतेली बहन तारा के तन बदन में आग लग गई। इस गंजी के सर पर अचानक जंगल कैसे उग गया? जो भी हो। तारा यमुना से पूरी तरह चिढ़ रही थी। अगली सुबह दोनों ही बहनें कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल गईं। कॉलेज में सभी की नजर बस यमुना के ऊपर थी और सभी उसी की तारीफें किए जा रहे थे। ओहो, इस कलवी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तू घर चल कल्लो, मैंने तुझे फिर से गंजी मुर्गी ना बना दिया तो मेरा नाम भी तारा नहीं। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों बहनें अपने घर आ गईं। तारा के सिर पर यमुना के बालों को काटने का भूत सवार था। काली कलूटी, अब फिर से अपने पुराने दिनों में आने को तैयार हो जा। वो यमुना के कमरे में कैंची के साथ पहुंची और जैसे ही उसने उसके बालों को काटना चाहा, यमुना के लंबे बालों ने उसे पकड़ लिया। छोड़, छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़। तारा, तुम यहाँ? और ये कैंची? तुम मेरे बाल काटना चाहती थी? अरे मेरा बस चले तो मैं तेरी गर्दन ही काट दूं कल्लो। उन दोनों में ऐसी बहस की आवाज सुनकर वहां कमला आ गई। अरे यमुना, तूने तारा को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ दे बेटा इसे। ठीक है, अगर आप कहती हो तो। अपनी माँ के कहने पर यमुना ने तारा को छोड़ दिया। कमला का बर्ताव तारा के लिए पूरी तरह से बदल चुका था। ये बाल है या कोई रस्सी? आखिर राज क्या है तेरे इस रंग रूप का? मुझे नहीं बताएगी? अपनी माँ के कहने पर यमुना ने उसे पूरी घटना सुना दी और फिर कमला के मन में एक लालच आया और तारा और कमला एक दूसरे की शक्ल देखकर मुस्कुराने लगी। अगली सुबह यमुना के जागने से पहले ही कमला और तारा उस जंगल में बने मंदिर में चली गईं। माँ, वो कल्लो अचानक इतनी खूबसूरत हो गई तो सोचो मेरी सुंदरता तो दुगनी हो जाएगी। सही कहा, इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लाई हूँ। दोनों माँ बेटी ने हाथ जोड़कर ध्यान लगाना शुरू किया। कुछ ही देर बाद एक अप्सरा उनके पास आई। बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे खूबसूरत कर दो। कितना खूबसूरत? उतना जितना कि इस दुनिया में कोई भी ना हो। ऐसी खूबसूरती जिसे देखकर लोगों के होश उड़ जाए। ठीक है। उस अप्सरा ने तारा को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और फिर उस अप्सरा ने धीरे से मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने तारा पर फूंक मारी, उसका सारा रंग रूप ही उड़ गया। न उसके सिर पर बाल बचे थे और न ही अब उसका रंग गोरा था। ये तुमने क्या कर दिया? लालची और बुरे इंसानों के साथ यही होता है। वो अप्सरा ऐसा बोलकर वहां से चली गई। कमला और तारा की समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। वो रोती हुई अपने घर चली आईं। देखो ना माँ, ये क्या हो गया? मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही हूँ। अपनी बहन को रोते देख यमुना वहां आई। ये सब कैसे हुआ तारा? कमला ने यमुना को पूरी बात बता दी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ।
यमुना ने अपनी आंखें बंद की, तभी उसके बाल हवा में लहराने लगे। ये सब देख तारा और कमला हैरान हो गई और जैसे ही उसके बालों ने तारा को स्पर्श किया वो पूरी तरह पहले जैसी हो गई। माँ मैं ठीक हो गई, मैं पहले जैसी हो गई। तुम्हारा शुक्रिया यमुना। इसमें शुक्रिया कैसा, ये शक्तियाँ मुझे इसीलिए दी गई हैं। उस दिन के बाद से तारा और कमला ने कभी भी यमुना के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगी। घर के बाहर डरा हुआ पीयूष और बुरके में जन्नत। या अल्लाह, व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीयूष जी? आपके कदम इतने डगमगाए हुए क्यों हैं? मुझे मेरे ससुराल के अंदर तो ले चलिए। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे माँ से बहुत डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की है तो जीते जी मार डालेंगी। गीदड़ की तरह कदम पीछे हटाना बंद करिए। अरे आप मुझ जैसी मुसलमानी के शौहर हैं, जरा रौब और रुतबा लाइए। अम्मी जान आपको कुछ नहीं कहेंगी, मैं साथ हूँ ना। और मैं इतना सारा दहेज का सामान लाई हूँ, हो सकता है अम्मी जान दहेज देखकर हमारे रिश्ते को अपना ले। शायद तुम ठीक कहती हो जन्नत, चलो अंदर चलते हैं। हे भगवान बचा लेना मुझे अम्मा से। ये कहते ही पीयूष घर की बेल बजाता है, जिसे सुनकर उसकी बहन ट्विंकल दरवाजा खोलती है और अपने भाई को किसी बुरखे वाली मुस्लिम लड़की के साथ देखकर फौरन अपनी माँ हेमलता को बुला लेती है। अरे क्या हुआ मरजानी, क्यों बुला रही है मुझे? जैसे कोई तूफान आ गया हो। लगभग वही समझ लो माँ। अरे समाज वाले तो हमें छोड़ेंगे ही नहीं। देखो तो जरा, भाई किसी मुस्लिम लड़की के साथ आए हैं और गले में फूलों का हार देखकर मुझे लग रहा है कि इन दोनों ने भी शादी कर ली है। क्यों भैया? हाँ माँ, मैंने जन्नत से निकाह मतलब हमने शादी कर ली, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और आप ऐसा कभी होने नहीं देती, इसलिए डायरेक्ट शादी करके यहाँ घर आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे नास पीटे निगोड़े बेशरम निखट्टू, हरे एक बार तो अपनी माँ की परवाह कर लेता, लेकिन नहीं। अरे आसपास के लोग मेरा जीना हराम कर देंगे जो तू हिंदू परिवार में मुस्लिम लड़की ले आया। हे भगवान भैया, ये आपने क्या कर दिया? अब कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। अरे ट्विंकल बाजी, आप ऐसा मत सोचिए, मैं आपके लिए एक बेहतरीन शौहर ढूंढ के लाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुझे अपना जहमत उठाने की, मैं कर लूंगी अपनी बेटी के लिए। कान खोल कर तुम दोनों सुन लो, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। प्लीज माँ मान जाइए, मैं जन्नत के बिना नहीं रह सकता। कम से कम एक मौका तो दीजिए। जी अम्मी जान, मान जाइए। कब तक ऐसे खड़ा रखेंगी हमें? बहुत गर्मी हो रही है। मैं तो दहेज का सामान भी लाई हूँ, डबल डोर फ्रिज, AC, डबल बेड, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं। माँ मान जाइए, वैसे भी अब तो भैया की इनसे शादी हो गई है और हम AC में मजे भी करेंगे। हमारे पंखे काम कहाँ करते हैं वैसे भी। ठीक है, मैं तुम दोनों को इस घर में आने की इजाजत दे देती हूँ, पर कान खोलकर सुन ले मुस्लिम बहू, मैंने तेरे को अभी पूरे दिल से नहीं अपनाया है। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं आपको मना लूंगी। तभी हेमलता अपनी मुस्लिम बहू की आरती कर गृह प्रवेश करती है, जहाँ उसके दहेज का सामान घर के अंदर आता है और वो AC मुस्लिम बहू अपने कमरे में लगवा लेती है, जहाँ AC की ठंडी ठंडी हवा लेने के बाद वह पीयूष से कहती है, या अल्लाह, इतना सुकून आ रहा है AC में बैठकर, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी गर्मी है कि बिना AC के रहा ही नहीं जाता। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, गर्मी ने तो जान ले रखी है। तभी दोनों माँ बेटी अंदर आकर कहती हैं, अरे बेटा, हमारे कमरे का पंखा ऐसे चल रहा है जैसे कोई हाथ से बींजना हिला रहा हो। तुम दोनों को कोई अफसोस ना हो तो हम दोनों कुछ देर AC में रह लें। हाँ अम्मी जान, बिल्कुल रह लीजिए, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अरे गर्मी ही इतनी हो रखी है। मैं तो कहता हूँ माँ, अपना ही समझिए सब कुछ। हाँ बहू बेटा। दोनों माँ बेटी उनके कमरे में सोफे पर बैठकर आपस में बातचीत करने लगती हैं। अरे वाह ट्विंकल बेटा, कितना अच्छा लग रहा है AC में, एकदम ठंडी ठंडी हवा हाथ पैरों में लग रही है। काश माँ हम रात को यहाँ पर सो भी पाते तो मजा आ जाता। ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में हैं। देखा आपने अम्मी और बाजी मान गए और कैसे AC में आकर बैठ गई हैं। अच्छा ही है, मुझे डर था कि माँ हमें अपनाने से मना कर देंगी, कम से कम AC के बहाने करीब तो रहेंगे। कुछ देर बाद माँ बेटी अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जन्नत हेमलता से कहती है, अम्मी जान, मैंने सुना है पहली रसोई में कुछ अच्छा बनाया जाता है, तो मैं क्या बनाऊं? नहीं, तुझे हमारी रसोई में जाने का कोई अधिकार नहीं। मुस्लिम होकर तू पता नहीं क्या क्या खाती होगी, मांस, मच्छी, मटन, बिरयानी। हम तेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। जाकर अपनी अलग रसोई बना। अम्मी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने मांसाहारी खाना छोड़ दिया है। शादी के वचन लेते हुए मैंने
एक ये वचन भी लिया था कि इस घर के लिए जो हितकारी होगा मैं बस वही करूंगी। अम्मी जान यकीन मानिए, मैं शाकाहारी खाना बनाऊंगी, आपका सारा काम करूंगी। ठीक है, जाकर काम कर। ये सुनने के बाद जन्नत रसोई में खाना बनाती है, जहाँ ट्विंकल उस पर निगरानी करती है। जन्नत के हाथ का खाना खाकर माँ बेटी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उसकी तारीफ नहीं करती। वक्त गुजरता है। मुस्लिम बहू के लाए हुए एसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हेमलता और ट्विंकल करते हैं। साथ ही दोनों अब जन्नत को घर के कामों में उलझा देती हैं। वो जैसे ही थोड़ी देर के लिए बैठती है तो उसे कोई न कोई काम पकड़ा देते हैं। कभी ढेर सारे कपड़े धोना तो कभी ढेर सारे बर्तन साफ करना। गर्मी में उससे ज्यादा खाना बनवाते थे। कभी कभार तो पसीने से वो लथपथ ही हो जाती थी। तभी जन्नत अपने कमरे में एसी में बैठने जाती तो ट्विंकल कहती, अरे भाभी, आपको बैठने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं एसी में अभी आराम फरमा रही हूँ। रसोई गंदी पड़ी है, जाकर साफ कीजिए। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ बाजी। हाँ तो बहू, पीयूष ने बोला था कि एसी हमारा ही है। अब मुझे बार बार तो मियाँ बीवी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये एसी मैं अपने कमरे में लगवा रही हूँ। जी अम्मी जान, लगवा लीजिए। कुछ देर में ही हेमलता बहू का एसी अपने कमरे में लगवा लेती है, जिससे दोनों माँ बेटी कमरे में एसी के सामने पहल कर सोती हैं। वहीं दूसरी ओर जन्नत परेशान हो जाती है। उसे परेशान देखकर पीयूष कहता है, मैं जानता हूँ जन्नत, तुम्हें एसी में रहने का शौक है और वो माँ ने अपने कमरे में लगवा लिया है। मैं माँ से बात करूँ? वैसे अम्मी मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब से एसी लाई हूँ तो एसी में ही रहती है। थोड़ा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ये सारी बात दोनों माँ बेटी कमरे के बाहर सुन लेती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। पर जाने दीजिए, अम्मी जान ऐसे ना सही तो इस तरीके से तो हमारे साथ हैं और मुझे खुशी है, चाहे मुझे कितना भी काम क्यों ना करना पड़े। बिल्कुल। देखा ना माँ, आपने ये मुस्लिम भौजाई अपने आप को कितना बन रही है। इसका एसी लेकर मैंने तो गलती कर दी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी इसके एसी में नहीं बैठूंगी। भिजवा दे इसका एसी। पर माँ, हमें तो एसी की आदत हो गई है, एसी के बिना कैसे रहेंगे? पहले की तरह ही रह लेंगे। हेमलता गलतफहमी में आकर अपनी बहू के कमरे में वापस एसी लगवा देती है, जिसके हफ्ते भर बाद बिना एसी के माँ बेटी रह नहीं पाती हैं। गर्मी के कारण उन दोनों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे उन्हें कमजोरी भी रहती है। जब बहू बेटे को उनकी तबीयत के बारे में पता चलता है तो वो फौरन डॉक्टर को बुलाते हैं। फिर डॉक्टर उन्हें दवाई देकर चले जाते हैं। जन्नत बहू अपनी सास और ननद का बहुत ख्याल रखती है। उनके रेशेस वाली जगह हाथ पांव पर क्रीम लगाती है और दोनों को दवाई खिलाती है, और एसी भी उनके कमरे में लगवा देती है। कुछ ही दिनों में दोनों पहले से बेहतर हो जाती हैं। अपनी इतनी सेवा करते देख माँ बेटे का दिल पसीज जाता है। अम्मी जान, फिक्र ना करें, आप पहले से बेहतर हो गई हैं। मैं आपका और ख्याल रखूंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और गर्मी में अब बिल्कुल मत रहना। पता नहीं क्यों आपने एसी मेरे कमरे में लगवा दिया। तू ही तो पीयूष से शिकायत कर रही थी कि माँ जी वैसे तो अपना नहीं रही थी, लेकिन एसी के लालच में अपना लिया। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर तू इतनी सेवा कर रही है हम माँ बेटी की, मुझे समझ नहीं आ रहा तू किस मिट्टी की बनी है। लगता है माँ, उस दिन आपने अधूरी बात सुनकर ही जन्नत को गलत समझ लिया। दरअसल वो आपकी तारीफ ही कर रही थी कि ऐसे न सही पर एसी के बहाने तो आप जन्नत को अपना रही हैं। माफ कर दीजिए भाभी, माँ और मैंने आपको गलत समझ लिया, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। पीयूष जी, आप एक और एसी किश्त पर ले आना। हाँ बिल्कुल। इस तरह सास बहू के बीच एसी की गलतफहमी दूर हो जाती है, जिसके बाद दोनों प्यार से रहती हैं। और पीयूष एक और एसी किश्त पर खरीद लेता है, जो कि हेमलता और ट्विंकल के कमरे में लगता है।